स्किल डेवलपमेंट में आप सभी का अपना स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है फायर फाइटिंग सिस्टम का हेड एंड सिस्टम। हमने पिछले क्लास में स्प्रिंकलर सिस्टम का एक बेसिक पार्ट मैंने बताया था कि उसके पाइपिंग कैसे होते हैं। उसी प्रकार उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम में जो हमारा हेड एंड सिस्टम है वो हेड एंड सिस्टम का पाइपिंग कैसे होता है, उसके लिए कौन से मटेरियल यूज किया जाता है, उसकी पाइपिंग किस प्रकार से होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है फायर फाइटिंग सिस्टम में, आज हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम जो है ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का जो दो पार्ट हमने बताया था, स्प्रिंकलर एंड फायर हाइड्रेंट सिस्टम। का हाइड्रेंट सिस्टम का पार्ट आज हम बताएंगे कि हाइड्रेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि पाइप के द्वारा किसी पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के सिस्टम को मैं साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ। हाइड्रेंट सिस्टम उसे कहते हैं। इस हाइड्रेंट सिस्टम में कुछ इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, कुछ उपकरण लगे रहते हैं, जैसे हाइड्रेंट सवाल हो गया, फ्लांचेस हो गया, पाइप्स हो गया। आपके जो पंप रूम्स हैं वो पंप रूम्स पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पंप रूम से एक डिस्चार्ज लाइन आएगी हाइड्रेंट सिस्टम के लिए या स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए। तो हम आज हाइड्रेंट सिस्टम पे बात कर रहे हैं। तो पंप रूम से डिस्चार्ज लाइन एक आएगी। सपोज मैंने बताया भी था, मान लीजिए ये हमारा जो पंप रूम है, ये है पंप रूम। यहाँ से हमारी जो डिस्चार्ज लाइन आएगी, मान लीजिए हेडेंट के लिए, हेडेंट वाल के लिए, हेडेंट सिस्टम के लिए। और ये आपका मान लीजिए पूरा कंप्लीट ये बिल्डिंग है, ये पूरा कंप्लीट बिल्डिंग है, ये पूरा बिल्डिंग है। मैं इस पे एक ड्राइंग्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बिल्डिंग्स के अंदर ये बीच में ये बिल्डिंग्स का एरिया है, सॉरी ये बिल्डिंग्स का एरिया है, ये क्या है, बिल्डिंग का एरिया है, कंप्लीट एरिया है, ठीक है। और इस एरिया के बीच में हमारी ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, ये हमारी एक बिल्डिंग बनी हुई है। और ये बिल्डिंग में हमको ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। और ये इसका स्टेयरकेस एरिया है। स्टेयरकेस मैंने आपको बताया था पिछले टाइम में कि ये जो लाइन है स्टेयरकेस का मतलब जो सीढ़ी वाला एरिया है, जो जीना एरिया है, उस जीने एरिया में हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम का जो हाइड्रेंट वॉल्स हैं या जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं जो आग को बुझाने के लिए, वो फायर हाइड्रेंट सिस्टम में स्टेयरकेस में ही वो वॉल्स को लगाया जाता है, जिसे फायर हाइड्रेंट वॉल कहते हैं। या उसके और भी पार्ट्स हैं, होज रील है, होज बॉक्स है, यानी टोटल फायर प्रोटेक्शन का, फायर हाइड्रेंट का टोटल कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट जो है, वो इंस्ट्रूमेंट हम स्टेयरकेस के हर फ्लोर में ही इंस्टॉल करते हैं। हम आपको एक मॉकअप ड्राइंग के हिसाब से भी बता देंगे उसको। तो मान लीजिए ये पंप रूम से डिस्चार्ज लाइन, आपका डिस्चार्ज लाइन इस बिल्डिंग के अंदर इन किया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है वो दो जगह यूटिलाइज होगा, एक बिल्डिंग्स के अंदर और एक बिल्डिंग के चारों साइड यानी ग्राउंड फ्लोर में। सपोज इस बिल्डिंग के अंदर अगर आग लगी तो बाहर से आग को कैसे, ज़्यादा प्रेशर वाला जो इक्विपमेंट से बाहर ज़्यादा प्रेशर वाला जो उसको हम कहाँ से यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए ये पूरे बिल्डिंग्स का जो एरिया है, इस बिल्डिंग के एरिया में, यानी ये इस बिल्डिंग के एरिया में हम पूरे ये पाइप्स को बिछाएंगे, फायर हाइड्रेंट पाइप्स को बिछाएंगे, ठीक है। ये फायर हाइड्रेंट पाइप्स को बिछाएंगे, ठीक है। ये फायर हाइड्रेंट्स पाइप को बिछाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये पूरे बिल्डिंग के चारों साइड में बिछाते हैं, ठीक है। ये ऐसा बिछा दिया कंप्लीटली, ये ऐसा बिछा दिया कंप्लीटली, ठीक है। ये चारों तरफ हो गया। और यहाँ से जो डिस्चार्ज लाइन पंप रूम से आएगी फायर हाइड्रेंट सिस्टम के लिए, इसमें कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इसमें दो जगह हमें हाइड्रेंट सिस्टम को इंस्टॉल करना है, एक बिल्डिंग के नीचे चारों साइड बिल्डिंग के, और एक बिल्डिंग के अंदर। तो इसमें से दो पॉइंट हमको लेके जाना है। एक पॉइंट तो हमारी बीच गई पूरी बिल्डिंग के चारों साइड में, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ये वाली, और ये इसका एरिया है, तो बिछ गई। दूसरा लाइन हमारा ये जो स्टेयरकेस है, ये फ्लोर है स्टेयरकेस, ये स्टेयरकेस का हर फ्लोर है,
इस फ्लोर के अंदर आएगी और ऐसे लाइन जाएगी ऊपर तक लाइन जाएगी ये, ठीक है। ये ब्लू वाली जो लाइन है ये आपकी पाइपिंग की लाइन है, यानी हेड्रेंट सिस्टम का ये पाइपिंग का लाइन है, ब्लू वाली लाइन मैंने समझने के लिए बताया। तो एक लाइन आपकी यहाँ चली जाएगी। अब आती है सवाल कि ये जो मटेरियल है, ये जो बाहर की जो पाइपिंग है, ये बाहर की पाइपिंग दो टाइप्स की होती है, एक एबव ग्राउंड होती है, एक अंडरग्राउंड होती है। सपोज मान लीजिए ये जो बिल्डिंग के बाहर ग्राउंड फ्लोर में बिल्डिंग के चारों साइड से जो पाइपिंग को घुमाया जाएगा, अगर एबव ग्राउंड है यानी बिल्डिंग का अगर दीवार है तो उसके ऊपर ब्रैकेट मार के, सपोर्ट मार के, और उसके ऊपर इस पाइप को रेस्ट करके दोहराया जाएगा। एक ये होता है पाइपिंग करने का तरीका। दूसरा ये होता है कि इस पाइप को एक्सकेवेशन करके यानी गड्ढा खोद के उसको रैपिंग करके, रबर रैपिंग करके, और उसको अंडरग्राउंड यानी अंदर ज़मीन के अंदर फिलअप कर पाइप को इसको बिछा देना है और फिर उसके बाद से उसको भर देना है। तो ये जो पाइपिंग बाहर की जो होती है हेड एंड सिस्टम की दो तरीके से होती है। देखिए आपको कहीं कहीं इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बताइए आप हेड एंड लाइन की जो बाहर की लाइन है वो कितने तरीके की पाइपिंग की जाती है। तो दो तरीके की, एक एबव ग्राउंड, एक अंडरग्राउंड। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन ये क्लाइंट्स करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम किसके लिए? बाहर के लिए, ग्राउंड के, आउटसाइड के लिए। तो एक अंडरग्राउंड हो गया और एक अबव ग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड यूजी, एबव ग्राउंड एजी, ठीक है। एजी का होता है एबव ग्राउंड और यूजी का होता है अंडरग्राउंड। शॉर्ट फॉर्म में ये होता है। आपके ड्राइंग्स के ऊपर इस तरीके के जो ड्राइंग्स बनता है तो उस पर मेंशन रहता है। यूजी लिखा रहेगा तो कन्फ्यूजन, यूजी का लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये जो बाहर की हेड एंड लाइन है वो अंडरग्राउंड हमें करना है, इन साइड से डालना है। और यूजी लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि एबव ग्राउंड करना है, यानी ज़मीन के ऊपर आपको ब्रैकेटिंग मार के, सपोर्टिंग मार के इसको पाइपिंग करना है। तो ये पाइपिंग करने का तरीका और पार्ट्स हो गया। दूसरा अब आते हैं ये इस एरिया में। अच्छा, इस पाइपिंग का मटेरियल क्या होता है, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो इसकी जो मटेरियल होता है ये दो टाइप्स के यूज होते हैं एज़ पर हमारे क्लाइंट्स के कंडीशन के मुताबिक। ये एमएस पाइपिंग होता है और जीआई पाइपिंग होता है, और इसका क्लास सी क्लास होता है, एमएस में भी और जीआई में भी। अब क्या है, जीआई थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा होता है तो कहीं कहीं पे एमएस, ज़्यादातर एमएस हेड एंड सिस्टम में एमएस ही पाइप ज़्यादा यूज होता है। लेकिन नहीं, कहीं कहीं पे क्लाइंट्स कहता है नहीं हमें जीआई में करना है, तो वो डिपेंड्स ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर होता है, आर्किटेक्ट के ऊपर होता है, डिज़ाइनर के होता है। आपको करना है जिस तरीके से डिज़ाइनिंग में है, जिस तरीके से आपके प्लानिंग में है, उस प्लानिंग के रिगार्डिंग ही आपको उस काम को करना है। प्रॉपर आपका टेक्निकल, हर प्रोजेक्ट्स का टेक्निकल एक स्पेसिफिकेशन बुक्स होता है, उस प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है। उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बुक्स में प्रॉपर आप इस चीज़ को पढ़ लें कि इस पाइप को किस तरीके से काम करना है, क्या क्या उसके अंदर टर्म्स ऑफ कंडीशन है, किस तरीके से काम कर रहा है। अन्यथा आप अपने अनुभव से अगर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जाके काम करना अगर शुरू कर देंगे तो फिर क्लाइंट्स जब चेकअप में आएगा या जब टेस्टिंग में आएगा तो आपके उस काम को रिजेक्ट कर देगा, और जब आपके काम को रिजेक्ट कर देगा तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। ऐसे बहुत सारे जगह पे होता है। हमने भी जब प्रोजेक्ट्स किया तो इसके अंदर अनुभव की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें, आप कॉन्ट्रैक्टर्स होता है या कोई टेक्नीशियन होता है, फिटर होता है, बिल्डर होते हैं, तो उनको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता रहता बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो वो क्या है, उनको जिस तरीके से काम सीखे हैं, करते हैं, उस तरीके से वो काम करना शुरू कर देते हैं। उसमें बाद में बहुत सारा दिक्कत होती है, रीवर्क आपको ज़्यादा आ जाता है। बिकॉज बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्लाइंट्स एज़ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यानी उनका एज़ पर टेक्निकल जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसके रिगार्डिंग ही काम करना रहता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और प्लस एज़ पर ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स के अंदर जिस तरीके से लाइनिंग दिया हुआ है, जिस तरीके से रूट दिया है, आप इस पाइप को उसी रूट के माध्यम से लेकर जाए। अन्यथा ये नहीं कि आपको कहीं से दिख रहा है वहाँ से चले जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मत कीजिएगा। क्योंकि आपको अच्छा काम अगर सीखना है, अच्छा प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना है तो एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से ही कोई चीज़ें करना है। इन केस आपको कहीं अड़चन आ रही है तो क्लाइंट्स के साथ में या अपने जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करके, अगर कोई रूट्स का रिवीजन अगर करना है तो आप कोऑर्डिनेशन करके रिवीजन कर सकते हैं एज ए अप्रूवल क्लाइंट्स का लेकर, तभी आप किसी रूट को डिस्क्वालीफाई करें एज पर ड्राइंग के माध्यम से। तो ये तो चीज़ें थोड़ी सी हमने प्रोजेक्ट की एक्सपीरियंस बताया और प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये बताया थोड़ा सा, और उसके अंदर थोड़ा सा इंजीनियरिंग मेथड को कैसे यूज करना है ये थोड़ी सी मैंने बात बताया। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल डिटेल्स।
अब आते हैं कि ये जो बाहर की जो हेड एंड लाइन जो होगी, ये जो पाइप बिछेगा बाहर का, वो दो टाइप्स का बिछेगा, अंडरग्राउंड और अबवग्राउंड। मटेरियल क्या होता है, एमएस का या जीआई का सी क्लास, ठीक है। तो ये हमारा बिछ गया। अब यहाँ पे आपके ड्राइंग्स के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर कितने हेड एंड वॉल को दिया गया है फिक्सिंग के लिए। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक हेड एंड वॉल है, यहाँ पे हेड एंड वॉल है, जैसे एज पर ड्राइंग आपके पास जो ड्राइंग में दिया होगा कि आपको इस बिल्डिंग के चारों साइड में कितने हेड एंड वॉल्स लगाने हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने इतना दे दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने सॉरी 8 हेड एंड वॉल। तो ये है आपका हेड एंड वॉल, हेड एंड वॉल, ठीक है। और इसी वॉल के पास लैंडिंग वॉल रहता है, वो वॉल से जो पानी का प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये ही वॉल आपका है जो उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है और वो उसके प्रेशर को पानी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह। क्योंकि इस लाइन में काफ़ी प्रेशर रहता है, 10 kg 8 kg 6 kg एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस लाइन में आपका प्रेशर रहता है 10 बार 8 बार। और इस प्रेशर को ये जो हेड एंड वॉल है वो रोक के रखता है। तो जब आप इस वॉल को, ये वॉल है, ये वॉल है आपका, इस वॉल को जब आप रिलीज़ करेंगे, खोलेंगे, तो इसमें से काफ़ी प्रेशर फोर्स से निकलेगा। और इस प्रेशर को मान लीजिए उसका एक लिमिट है, वहाँ तक जाएगा। इस प्रेशर को उसके अंदर, वॉल्स के अंदर आपको होस पाइप लगेगा, ये होस पाइप है, ठीक है, होस पाइप लगेगा उसके अंदर। उसके बाद फिर इसके अंदर उसका नोजल लगेगा। वो होस पाइप मतलब फ्लेक्सिबल पाइप होता है, वो पाइप यहाँ से किसी दूरी तक ले जाने को, यानी ट्रांसफ़र करने के लिए, उस पानी को ऐसा ट्रांसफ़र करने के लिए वो पाइप बहुत काम आता है, बिकॉज वो पाइप मस्ट रिक्वायरमेंट है। अब उस पाइप को, ये तो यूजेस का हो गया, इस पाइप को अगर रखना है तो इसके बाजू में आपका होज बॉक्स एक लगा रहता है। हर हेड एंड वॉल के बाजू में आपका होज बॉक्स रहेगा, क्योंकि वो जो RRL होज पाइप है उसको फोल्डिंग करके इस बॉक्स के अंदर लगा रहता है। आपको ये फोटो के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। होज पाइप रहता है और उसी होज पाइप के अंदर आपका उसका नोजल किट रहता है, यानी छोटा नोजल किट रहता है। इसके बाद अगर आपके डिज़ाइनिंग के मुताबिक अगर आपके इस साइड में अगर होज रील का भी रिक्वायरमेंट है, हर हेड एंड वॉल के पास स्टेयरकेस में तो होज रील रहता ही है। होज रील क्या होता है कि कम प्रेशर वाला एक पार्ट्स है, कहीं पे अगर छोटे मोटे अगर यूज पानी की ज़रूरत है तो उस होज रील से आप काम कर सकते हैं। होज रील ड्रम के साथ में रहता है। तो ऐसे वॉल्स के पास आपको एक होज रील का ड्रम लगा रहता है, ठीक है। होज रील का ड्रम ऐसा गोल लगा रहेगा, इसके अंदर होज रील पाइप रहेगी और वो उसकी कनेक्शन इसी पाइप में से कनेक्शन होगी। तो एक हेड एंड वॉल्स के पास इसके जो पूरे किट हैं, यानी पूरे सेट हैं, वो हेड एंड वॉल, RRL होज पाइप, नोजल, उसके बाद उसके होज रील, होज ड्रम, होज बॉक्स, ये सारे इक्विपमेंट्स देखिए, ये सारे इक्विपमेंट्स इस तरीके से एक वॉल्स के पास लगे रहते हैं। और फिर ये कम्प्लीटली हेड एंड वॉल का सिस्टम ग्राउंड फ्लोर में कंप्लीट होता है। ये तो आपने ग्राउंड फ्लोर में समझ गए। अब यही लाइन हमारी आ रही है कहाँ पे, इस बिल्डिंग के अंदर, सेम इसी बिल्डिंग के अंदर आ रही है। और इसी बिल्डिंग में हर फ्लोर पे, यानी ग्राउंड में हर फ्लोर पे आपको 600 700 इतने हाइट्स पे, ये हाइट्स पे आपका एक एक हेड एंड वॉल लगेगा, ठीक है। एक हेड एंड वॉल लगेगा, हर फ्लोर पे एक हेड एंड वॉल लगेगा। फिर हेड एंड वॉल के बाजू में सेम आपका होज बॉक्स रहेगा, उसमें RRL होज पाइप रहेगा, फ्लेक्सिबल होज पाइप रहेगा, उसके अंदर नोजल रहेगा। फिर उसके बाजू में आपका होज रील रहेगा, होज रील ड्रम रहेगा। यानी टोटल हेड एंड के पूरे किट्स जो रहते हैं वो पूरे सेट हर फ्लोर में रहेंगे, हर फ्लोर में आप इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका हेड एंड सिस्टम, हेड एंड वॉल का यूजेस और हेड एंड वॉल को किस तरीके से आप बिल्डिंग में ले जाएं या बिल्डिंग के बाहर आप किस तरीके से हेड एंड वॉल के हेड एंड सिस्टम को आप इंस्टॉल करें, इसके पाइपिंग को। ये आपका बेसिक डायग्राम है। और जब प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट करें तो प्रॉपर आप टेक्निकली हर चीज़ को स्टडी कर लें। ड्राइंग्स, सबसे पहला ड्राइंग्स, दूसरा प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन कर लें, प्लानिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन कर लें, ड्राइंग को प्रॉपर स्टडी कर लें। तीसरा आपका जो टेक्निकल प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बुक्स है उसको स्टडी कर लें, जो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का रहता है वो। तीसरा आपके BOQ में जो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है
वही यूज करें, अन्यथा आपका जब टेस्टिंग होगा उस टेस्टिंग में आपका वर्क, आपका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके काम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, आपका मटेरियल वेस्ट होगा, आपका लेबर वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हड़बड़ाहट में कोई भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट ना करें। आप सारी उस प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनल तरीके से आप काम करें। अब प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर हैं तो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर के जैसा काम करें। टेक्नीशियन अगर हैं, वेल्डर हैं, फिटर हैं, तो एक अच्छा प्रोफेशनल वेल्डर, प्रोफेशनल फिटर के तरीके से काम करें। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो प्रोफेशनल तरीके से आप अपने उस काम को कराएं। आप एक सुपरवाइज़र हैं तो अच्छे तरीके से आप उस प्रोजेक्ट के सारे जो टर्म्स हैं उस टर्म्स को पढ़ें, स्टडी करके आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी अपने टेक्नीशियन के साथ काम कराएं। तभी आप अपने प्रोजेक्ट को एक बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप एक क्लाइंट्स की तरफ से एक बेहतर आप परफॉर्मेंस का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा हेड एंड सिस्टम, किस तरीके से हेड एंड सिस्टम का ड्राइंग से किस तरीके से, ये एक बेसिक चीज़ मैंने बताया है। अभी किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर हम लोग विज़िट करेंगे या वर्क करेंगे उस पर हम आपको प्रॉपर अगले क्लासेस में बताएंगे कि हेड एंड वॉल्व्स का ऑपरेटिंग कैसे होता है प्रैक्टिकली, थ्योरिकली होज ड्रिल का कैसे ऑपरेटिंग होता है, प्रैक्टिकली आपको पाइपिंग किया कैसे जाता है। ये सारी चीज़ें हम अपने अगले क्लासेस में आपको अनुभव शेयर करेंगे और बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।